वेलकम टू द चैनल। सो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, सो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं। ऑलरेडी ये चैप्टर जो है मैंने पूरा आपको कवर करवा दिया है। ठीक है, सो ये चैप्टर जो है आपका कवर हो चुका है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके वीडियोज़ को देख सकते हो। सो देखो, इसका एक MCQ वाला एक वीडियो था, वो भी मैंने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो। और इसमें बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स आपका जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो न्यूमेरिकल्स कुछ मोस्टली मैंने जो है जो भी कवर करने लायक जो भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे कुछ आपके जो है कवर किए हैं इसमें। सो एक्सपेक्ट मत करना कि हर सारा कुछ चीज़ जो है इसमें कवर हो जाएगा, मतलब आपके पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकली मैं आपको सॉल्व करवा दूँ, वैसा नहीं है। लेकिन यस, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको अगर इम्प्लीमेंट करना है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो उसके बाद आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो वो सब मैं आपको इसके आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, सो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश या भाई रिक्वेस्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ बोलता हूँ, सब्सक्राइब कर लो यार। क्यों कंजूसी इतनी, किसी को पैसा देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा है। ठीक है, लाइक करना ना करना वो वीडियो के एंड पे देखने के बाद डिस्कस करना। अगर वैल्यू ऐड हुआ, आपको कुछ भी ऐसा लगा कि आपको नहीं पता था या अच्छा लगा या समझ में आया, वैल्यू ऐड हुआ आपके लाइफ में इस वीडियो के ज़रिए, तो आप लाइक कर सकते हो। बाकी कोई फोर्स नहीं है, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो। लेकिन कमेंट करके सजेशन ज़रूर दे देना कि भाई क्या चीज़ है, क्या और कवर अप करने जैसा है। आपका सजेशंस ऑलमोस्ट वेलकम है। ठीक है, चलो अभी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम। देखो ध्यान से देखना, कभी कभी ट्विस्टिंग यहाँ पे ही आ जाता है, इसलिए ये चीज़ नहीं समझोगे तो समझ नहीं पाओगे क्या होता है। देखो क्या बोल रहे हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट की बात हो रही है, डिक्रीज फ्रॉम मतलब इनिशियल बता रहा है 20 है, और इस 20 से डिक्रीज होकर कहाँ तक आया, बोल रहा है 8 तक आया। ठीक है, 8 मिलीमोल डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, पर डेसीमीटर क्यूब जो भी है, यूनिट समझ लो। ठीक है, ओके, सो इन 38 मिनट्स टाइम दे रखा है, बोल रहे 38 मिनट में पहले 20 था, फिर उसके बाद 38 मिनट के बाद मुझे वो 8 पे आ गया, मतलब इनिशियल जो था 20 था और विद टाइम t वो 8 पे आ गया। ठीक है ना, टाइम 38 मिनट्स है। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो देखो भाई, स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहता हूँ, फॉर्मूलाज का स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। फॉर्मूलाज को आप या तो उसको प्रूफ देख के समझ लो या फिर आप उसको याद कर लो, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, सो अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो कभी भी आपको क्वेश्चन को रीड करना है और स्ट्रक्चर में बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है पहले क्या है, गिवन डेटा है ना। गिवन डेटा क्या क्या है उसको आप लोग कंपेयर करोगे। अभी गिवन डेटा क्यों चाहिए, ये दिख रहा है, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल यही फॉर्मूला। जब भी आप गिवन डेटा कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा, मतलब जो भी फॉर्मूला से कंपेयर करोगे कि कोई एक वैल्यू मिसिंग है। सो या तो क्वेश्चन आपसे वो वैल्यू ही मांग रहा है, या तो आप बोल रहे हैं उस वैल्यू के ज़रिए आप जो है फॉर्मूला यूज़ करके निकालो, है ना। सो अभी आपको ये क्या बोल रहा है, के का वैल्यू निकालो, तभी जाके आप जो है हाफ लाइफ निकाल पाओगे। मतलब टी हाफ लाइफ का क्या है हमारे पास, यहाँ पे हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओके, सो क्या है 0.693 अपॉन के, यानी कांस्टेंट के जो भी है आपका। ठीक है, सो वो क्या बोल रहा है, आपको निकालना है यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, लेकिन उसके लिए आपको के का वैल्यू चाहिए, और के का वैल्यू आपके पास गिवन डेटा में नहीं है, समझ रहे हो। तो गिवन डेटा में के का वैल्यू आपको पहले फाइंड आउट करना है। उसके लिए फॉर्मूला है 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है, मतलब इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। मुझे क्वेश्चन में बोला है कि भाई मुझे हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। ठीक है, सो मेरे दिमाग में फट करके फॉर्मूला आया कि ये है भाई हाफ लाइफ का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन पता चला कि मेरे पास टी हाफ जो भी है आपका हाफ लाइफ पीरियड ये भी नहीं है और आपके पास के का वैल्यू भी नहीं है। तो कभी भी आपको अगर वैल्यू निकालना है, कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो सारा कुछ अवेलेबल होना चाहिए, सिर्फ एक के वैल्यू को छोड़ के जो आपको फाइंड आउट करना है। मान लो मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास बाकी सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। तो अभी फॉर्मूला में क्या दिया है, इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। सो अभी 693 तो आपका ठीक है, एक कांस्टेंट का वैल्यू है, तो के का वैल्यू तो होना चाहिए ना भाई। बिना के वैल्यू कैसे निकालोगे। सो के निकालने के लिए ये फॉर्मूला, अब तक तो आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट में क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। ओके, टाइम क्या दिया है,
38 दिया हुआ है, ठीक है, 38 मिनट्स दिया हुआ है मेरे पास टाइम। ओके चलो, मैंने क्या बोला आपको, 20 से 8 पे आ रहा है, 20 से 8 पे आ रहा है, बराबर। सारा वैल्यू डाल दिया मैंने, सारा वैल्यू डाल दिया। अभी देखो लॉग और एंटी लॉग, ये दो चीज़ आपको समझ लेना है, मतलब कंसीडर कर लो, या ऑलरेडी कैलकुलेट करो, या फिर आप बुक में देख के कंपेयर कर लो। ये रेडीमेड सोल्यूशन है, आपको किस तरीके से समझना है, किस तरीके से करना है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं बैठा हूँ, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है ये कैलकुलेशन है, लॉगरिथम है। अगर आपको नहीं आता है, आई होप 12th में हो तो सभी को आता ही होगा, नहीं आता है तो चैनल पर डाल दिया ऑलरेडी कैसे आप लॉगरिथम को, मतलब लॉग एंटी लॉग निकाल सकते हो, ठीक है। ये समझ गए इतना, ये आया इसका वैल्यू 0.3979। कैलकुलेशन पार्ट आपको समझना होगा, इम्प्लीमेंटेशन में आपको बता देता हूँ। अब ये इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा इसका वैल्यू, किसका वैल्यू, के का वैल्यू। के का वैल्यू आ गया, सिंपली क्या करेंगे, के में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा 28.74 मिनट्स। था क्या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था क्या, खुद से पूछो, कॉम्प्लिकेटेड था क्या। अगर आपने क्वेश्चन को रीड करने का एक पैटर्न होता है, देखो पूरा गेम है ना इसका, ये आता सबको सब कुछ है, फॉर्मूला सबको पता होता है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला पता नहीं होता है। 100 बच्चे हैं तो देखो टॉप करने वाला होता है, मान लो कि 10 बच्चे होशियार है तो मैं 10 को कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, है ना। बाकी के 90 फुद्दू है क्या, ये 90 लोग फुद्दू है क्या, ये 90 लोग फुद्दू नहीं है, ये आपके जितना ही नॉलेज रखते हैं। ये 90 लोग जो है ये 10 के जितना ही नॉलेज रखते हैं, बट चीज़ का ये फ़र्क है कि ये इन 10 लोगों को इम्प्लीमेंट करने आता है। इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये लोग, अभी ये भी समझ लो। इम्प्लीमेंट करने का ये तरीका है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिया है उसको सही से समझना, उसको सही से समझना। मतलब पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड, देखो लिख देता हूँ यहाँ पे, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट PS, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसके बाद एनालाइज करना, एनालाइज मतलब गिवन डेटा, एनालाइज क्या करोगे, गिवन डेटा क्या क्या है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये एनालाइज के सेक्शन में आ गया। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब फार्मूला को कैसे यूज़ करोगे। अभी मैं पहले ये फार्मूला तो यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि दोनों वैल्यूज़ नहीं है, मेरे को तो हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, लेकिन के का वैल्यू नहीं है। सो अभी स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन पता होना चाहिए कि अभी मेरे को ये निकालने के लिए मेरे को कुछ और फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपका ये वाला फार्मूला है। तो इस तरीके से चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ो, सब कुछ आता है, ठीक है। सो ये 10 लोग भी वही है जो ये 90 लोग हैं, इनके पास भी 2 आँखें, इनके पास भी 2 आँखें, इनके पास भी 2 कान है, इनके पास भी 2 कान है, बाकी सब सेम ही है, खाली जो है दिमाग को यूज़ करने का तरीका अलग है, वही समझ लो। बाकी किसी को डिमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है, हर बच्चा जो है सेम होता है, खाली 5 उंगली अलग होती है, और वो 5 उंगली यही दर्शाती है कि आप सोचते कैसे हो, आप लाइफ को किस तरीके से, मतलब आप किस तरीके से जी रहे हो, किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो सब उस पर डिपेंड करते हैं। चलो ज्ञान तो छोड़ देते हैं, अभी आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, चलो। ठीक है चलो। सो सेकंड है यहाँ पे, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दिया मेरे को 1.7, ठीक है, मतलब कितना हो गया ये, 1.7 आवर्स हो गया ये। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20%, मुझे टाइम पूछ रहा है, मतलब हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट, मतलब 20% रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए ये कितना समय लेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेरे पास दे दिया है 1.7 आवर्स। ज़्यादा टेंशन मत लो, देखो क्या दिया है आपके पास, हाफ लाइफ दिया, यानी T1/2 दे दिया, 1.7 आवर दे दिया। आपको क्या बोला है ये, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20%, अभी 20% में दिया है, मतलब आपको 100 ही कैलकुलेट इनिशियल करना है आपका, ठीक है। ये कॉमन चीज़ है, कोई भी परसेंट में आपको दिया है, आप इनिशियल ले लोगे 100, कोई भी चीज़ अगर मान लो, क्योंकि देखो 30% बोलूँगा तब भी आपका इनिशियल 100 होगा, कोई भी परसेंट बोलूँगा तब भी आपका इनिशियल कितना होगा, 100 ही होगा, है ना। मुझे बोल रहा है ये हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट, 20% मुझे पूछ रहा है, ठीक है ना। सो क्या करूँगा मैं, 100 - 20 कर दूंगा, दैट इज़ 80। तो ए ऑफ टी कितना आएगा, 80 आएगा, A0 100 आएगा, इतना क्लियर, सिंपल। 0.693/K करो, टी हाफ लाइफ दिया है मेरे पास, तो इसको वाइस वर्सा यहाँ पे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू दिया है, इसको सब्सटीट्यूट कर दो, है ना, इसको सब्सटीट्यूट कर दो, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा। आया समझ में। अभी यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता है, मेरे को टाइम रिक्वायर्ड पूछा जा रहा है, बराबर। हाउ लॉन्ग मतलब बोल रहा है कि कितना समय लगेगा। अभी टाइम पूछा है तो मेरे पास हाफ लाइफ का मैंने निकाला था ना यहाँ पे, अभी जो मैंने किया था, मेरे पास जो वैल्यू दिया था 1.7 आवर्स हाफ लाइफ का था। अभी जो मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालना है, एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड, उसको कैसे करूँगा, के का वैल्यू ले लिया मैंने 0.303,
अपॉन टी, लॉग जो फॉर्मूला है वो डालेंगे, वैल्यू सेम है। देखो यहाँ पे भी लॉग का जो मैंने मतलब जो गिवन डेटा में, कभी भी याद रखना पहला स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए गिवन डेटा। ये कभी भी निकालो, तोड़ के निकालो क्वेश्चन में से, जितने भी वैल्यूज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जितने भी आंकड़े हैं इनको तोड़ के निकालो और पहले ही लिख दो गिवन वैल्यूज़ में क्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन होगा, मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऐसे सोचोगे तो सब काम होता है यार, क्यों नहीं होता है, आराम से होता है, समझ रहे हो। धीरे धीरे समझोगे, सब कुछ समझोगे। के का वैल्यू निकाल दिया, बस मेरी गरज खत्म हो गई। यहाँ पे लॉग का मेरे पास था वैल्यू 100 था मेरे पास, इसका वैल्यू 80 था मेरे पास, यहाँ पे था ना। अभी क्या बाकी था मेरे पास, ये नहीं था। कभी कंफ्यूज मत होना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दे दिया आपको 1.7, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके के का वैल्यू निकालने बैठना तो ये इनकम्प्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सो कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है। इम्प्लीमेंट आप करने की कोशिश करते हो जो कि सही है, फॉर्मूला वाइज सब सही है, लेकिन आप वैल्यूज़ को गलत इनपुट डाल देते हो तो आपका पूरा मेहनत जो है वो पानी हो जाता है, उसका कुछ मतलब नहीं बनता ना। आपको पता सब कुछ है, आपको फार्मूला भी पता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा इनपुट किसके लिए। 1.7 आवर्स यहाँ पे हाफ लाइफ के लिए दे दिया आपने, ये टाइम में डाल दिया तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। वैल्यूज़ आया यहाँ पे 1.25, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कर लो इतना। आंसर आ गया आवर्स में, मिनट्स में कन्वर्ट करना है, इंटू 60 कर दो, आपको आंसर आ जाएगा 32.86 मिनट। टाइम रिक्वायर्ड आ गया। आई होप मैं आपको सही पैटर्न बता रहा हूँ, एक सही तरीका बता रहा हूँ कैसे आप सोच सकते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है पूरा इस वीडियो को देखें, है ना। तो पहले जज ना करें कोई चीज़ को, पूरा अच्छे से देख ले। और सजेशंस आर ऑलमोस्ट मतलब वेलकम टू द चैनल। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद अपना, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना। कोई भी आपको डाउट हो तो हिचकिचाइए मत बिल्कुल भी। चलो आते हैं यहाँ पे थर्ड वाला। ये थोड़ा सा आपको दिखने में थोड़ा सा ऐसा क्या कॉम्प्लिकेटेड टाइप लगेगा, अरे यार इसमें क्या क्या इतना एंटी लॉग दे दिया है, लॉग दे दिया है, मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अभी एग्जाम में कैलकुलेटर तो आपको अलाउ नहीं होता है ना। लॉगरिथम बुक से ही आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो भाई इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में देखो पहले तो क्या है अपना, तोड़ो, क्वेश्चन को तोड़ो, वैल्यूज़ को खींच के बाहर निकालो। बोल रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.04 किलो जूल पर मोल, है ना। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ई ए से डिनोट करते 104 दे दिया। रेट कांस्टेंट बोल रहा है मेरे को कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस इज 3.7, मतलब K1 दे दिया मेरे को, ठीक है। व्हाट इज़ द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री। देखो अभी मुझे कैसे पता चला K लेना है, K1 लेना है या K2 लेना है। क्वेश्चन में अगर एक ही रेट कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो सिंपल बात है। यहाँ तक पढ़ने के बाद मुझे पता नहीं था। अगर अज्यूम करो कि क्वेश्चन मेरे पास जो है ना, ये कुछ दिया हुआ है आपको, यहाँ तक दिया है, ठीक है ना, ये वाला दिया ही नहीं है, इसके जगह पे कुछ और दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ खाली आपको नॉर्मल समझाने के लिए, है ना। यहाँ तक दिया है। अभी यहाँ तक मैं बात करूँ तो मुझे पता है कि भाई रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस के लिए मेरे को K का वैल्यू दिया, मतलब मैं क्या कंसिडर करूँगा, इसको मैं लिखूँगा ये वैल्यू जो है ये K का वैल्यू है। अभी जब केस ऐसा आता है कि आपको पूछा जाता है एक कंडीशन तो एक टेम्परेचर के लिए ये है, तो दूसरा आपको पूछा जा रहा है कितना होगा ये टेम्परेचर पे, है ना। समझ रहे हो, डीपली समझो, इनसाइट समझो, आपको समझ में आएगा। तभी बात आती है, आप चाहे उसको K1 से डिनोट करो या K1 K2 से डिनोट करो, इस तरीके से लिखो, लेकिन सही फॉर्मेट ये होता है K1 K2, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे। चलो ये वैल्यू आया मेरे पास, K1 आया। T1 25 केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। देखो केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ आएगी आप ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करने का। हर एक जो फॉर्मूला है ऑलमोस्ट जो भी है स्टैंडर्ड इसमें केल्विन में ही होता है। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर लो, ऐसा कोई नहीं है ना। सो केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो मेरे को बोला है 25 और 30 दिया, तो दोनों को T1 T2 को कन्वर्ट कर देंगे। आई होप इतना क्लियर है। ये सिंपल फार्मूला है, ये कुछ नहीं है, ये फार्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एनर्जी एक्टिवेशन का क्या फार्मूला होता है, 2.303 इंटू लॉग K2 अपॉन K1 इंटू R इंटू T1 इंटू T2 अपॉन T2 माइनस T1। बस सिंपली कुछ नहीं किया, आपको यहाँ पे लॉग का वैल्यू इस तरीके से ले लिया इन्होंने ताकि ये वैल्यू निकाल सके, है ना। इनको वैल्यू निकालना है ना, K2 का वैल्यू निकालना है, यानी लॉग ये जो भी है इसका वैल्यू निकालना है। ये निकालने के लिए आपको बाकी को RHS में लेना होगा, ये टर्म को इतना सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा बोरिंग जाएगा लेकिन समझने की कोशिश करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास इनपुट ऑलरेडी दिया हुआ है सब कुछ, तो लॉग K2 अपॉन K1 को इस तरीके से आप लिख सकते हो, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। ये लॉग A अपॉन B इज इक्वल्स टू लॉग A माइनस लॉग B। बेसिक सारा कुछ आपका क्लियर ही है, ठीक है। एक्टिवेशन का दे दिया है मेरे को, T2 T1 भी पता है मेरे को। यहाँ पे 2.303 का वैल्यू मैं डाल दूंगा, यहाँ पे R का वैल्यू दे दिया 8.314 डाल दिया है, T1 T2 का वैल्यू डाल दूंगा। सारा कुछ आ गया मेरे पास, सारा कुछ आ गया, है ना।
कुछ चीज़ बचा ही नहीं है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारी कुछ चीज़ें कवर हो गई। अभी देखो मेरे पास K1 था, तो यहाँ पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके इसको भी RHS में मैं भेज दूँगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये फॉर्म में आ गया, है ना, समझ रहे हो। अभी इसके बाद यहाँ पे मैंने निकाल दिया, इसका वैल्यू निकाल दिया, 0.03 आ गया, लॉग निकाल दिया, ये आ गया। अभी इसको ऐड करना है, 0.03 को ऐड करना है। तो इसको कैसे करोगे आप लोग, ये इसका नॉर्मल कैलकुलेशन है, मतलब -5 + 0.5682 + 0.3 इस तरीके से करोगे आप लोग, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा। इतना तक तो आपको समझ में आ ही गया। एंटी लॉग निकाल दो, ख़त्म करो बात को। एंटी लॉग निकाल दिया, आ गया 7.382 × 10⁻⁻5 सेकंड इनवर्स। आई होप मेरा एफर्ट्स तो हार जा रहा है, लेकिन आप लोग समझने चाहिए, आप लोग सपोर्ट करने चाहिए, और कुछ नहीं। दबा के लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक कुछ नया सीखने को मिला, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस मैंने सॉल्व किया, या अच्छा कुछ आपको बताया किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से समझना है क्वेश्चंस को, तो लाइक कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मेरे को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये पूछा है, बात खत्म। यहाँ पे एक चीज़ हमको मिला, बोल रहा है हुज रेट कांस्टेंट डबल्स। क्या बोल रहा है, हुज रेट कांस्टेंट डबल्स when the temperature changes from 303 Kelvin to 313। मतलब मान लीजिए रेट कांस्टेंट K है, तो वो डबल हो जाना चाहिए, यानी 2K हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट भले K2 = 2K1 डिस्टिंग्विश करने के लिए लिखा है ना। सो बात एक ही है, जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, बराबर। तो बोल रहे हैं इनिशियली इतना है, बोल रहे हैं इनिशियली है 303 केल्विन। बोल रहे हैं 313 पे आने पे उसका जो कांस्टेंट है वो डबल हो जाना चाहिए, यानी K2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, K2 = ये देखो ऐसा लिख देता हूँ, K2 = 2K1 313 पे आने पे। सिंपल था। एनर्जी एक्टिवेशन का फॉर्मूला लगा, तो अभी क्या नहीं समझ में आ रहा मेरे को वो बताओ। देखो एनर्जी एक्टिवेशन को एक साइड ले लिया, ये फार्मूला इस तरीके से लिख दिया, 2.303 एज इट इज़ लिखा। आर का वैल्यू 8.314 होता है, सबको पता है, दुनिया को पता है। T1 T2 को हमारे पास केल्विन में वैल्यू दे दिया है, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉग K2/K1 है। K2 का वैल्यू क्या है मेरे पास, 2K1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसने मुझे कभी भी ऐसा फॉर्मूला ना डबल्स दे दिया आपको, ट्रिपल्स दे दिया आपको, 4 टाइम्स दे दिया आपको, और फिर कांस्टेंट का वैल्यू ये लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे या आपको कैलकुलेट करने नहीं बोलेंगे, तो उस केस में आपको समझ जाना है कि वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे आप रिलेट कर रहे हो, मतलब बराबरी करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब K2 जो है K1 के कितने में बराबर होगा, तो वो K2 = 2K1, मतलब K1 तो K1 ही रहेगा, और जब भी मैं K2 को कंपेयर करूँगा एंड K2 लिखूँगा तो उसको मैं लिखूँगा 2K1 ऐसे। समझ में आया रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, वो लिखा। K से K कैंसिल किया, log 2 का वैल्यू लिख दिया। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें मुझे डीप में जाना ज़रूरी नहीं है, ये बाकी तो कैलकुलेशन का ही खेल है। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़े। देखो ये भी सेम चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट कर दो, केल्विन में कर दिया मैंने, ठीक है। बोल रहा है रेट कांस्टेंट 1.6 दे दिया, 1.6 दे दिया, K लिख दिया। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ द रिएक्शन इफ इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज 56 kJ/mol। मतलब मुझे ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी फैक्टर पूछ रहा है। मतलब थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे, है ना बच्चा लोग, नया कॉन्सेप्ट आया। फ्रीक्वेंसी फैक्टर किस में होता है, याद करो कौन से फॉर्मूला में होता है, तो पता ही है भाई, सोल्यूशन दिख ही रहा है सामने, तो अभी क्या याद करना है ना। सो देखो एक्टिवेशन एनर्जी मेरे को बोला है 56 kJ/mol दे दिया, मतलब E का वैल्यू है मेरे पास, K का वैल्यू है, T का वैल्यू है, सारा कुछ है मेरे पास यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी फैक्टर यानी RNES का मेरे को A निकालना है ना। फ्रीक्वेंसी फैक्टर K का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, K = AE⁻⁻ होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, दुनिया को पता है, आपको भी पता होना चाहिए, है ना। प्लीज भाई, तो भाई दुनिया को मतलब तुम लोग को ही पता है, और क्या 11-12 के बच्चों को पता होता है भाई, और किसको पता होता है। याद रखना, कभी भी एक टीचर से अच्छा गुड लर्नर होता है। मतलब आप लोग के पास ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कैपेसिटी है एक टीचर या एक एजुकेटर या एक प्रोफेसर से ज़्यादा, ठीक है। सो आप जितना एक्सप्लोर करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। चलो मतलब आपकी मेमोरी ये स्टेज में बहुत अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा तो भाई केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री तो क्या बताऊँ आपको, एक चीज़ बोलूँगा, मैथ्स हमेशा अच्छा करना, ठीक है। मैथ्स आपके लिए लाइफ है,
कोई भी स्ट्रीम में जाओ, आगे जाके कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मैथ्स पूछेगा ही पूछेगा, बाकी कुछ पूछे ना पूछे मैथ्स पूछेगा ही। मैथ्स इज़ अ सेंट्रल साइंस, मैथ्स इज़ अ यूनिवर्सल सब्जेक्ट। भले ऐसे केमिस्ट्री में भी बोला जाता है केमिस्ट्री इज़ अ सेंट्रल साइंस करके, है ना, लेकिन मैं बोलूँगा मैथ्स इज़ अ यूनिवर्सल सब्जेक्ट। याद रखना, कोई भी स्ट्रीम से हो ये चीज़ आपको मतलब पूछा ही जाएगा। देखो यहाँ पे भी मैथ्स ही तो यूज़ हो रहा है ना, मैथ्स एज अ लॉजिक ही तो यूज़ हो रहा है ना। एंटी लॉग लॉग कर रहे हो, ये सब किसका पार्ट है? ये सब आप ग्राफ थियरी में पढ़ोगे आगे जाके, जब भी आप ग्रेजुएशन करोगे आपका, है ना। ग्राफ थियरी सब्जेक्ट में आपको सिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग बहुत सारे मैथमेटिशियंस है मतलब जिन्होंने मतलब स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज बनाए, ये सब लॉगरिथम भी सब वहाँ से ही आया है। सो भाई केमिस्ट्री से नहीं आया है ये कुछ, ये नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना। ये फॉर्मूला समझ गए आप लोग? यहाँ पे माइनस ये अपॉन आर टी वाला लॉग लगा देंगे, लॉग के कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग लगाने के बाद ये नीचे उतर जाएगा, ठीक है। लॉग लगा देंगे तो कभी भी जो पावर में होता है उसका गमन टूट जाता है। अभी पावर में माइनस ये अपॉन आर टी है तो लॉग लगा दोगे तो इसका गमन टूट जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, है ना। ये नॉर्मल एक तरीका है, मतलब मस्ती मजाक में सिखाने का तरीका है, ये मेरा तरीका है, ठीक है। सो लॉग लगा दिया यहाँ पे लॉग लगा दिया, लॉग ए हो गया। अभी ये जो है इसका गमन टूट गया, ये नीचे आ गया, क्या दे दिया आपको, ये अपॉन आर टी का वैल्यू दे दिया, ओके। लॉग के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप लोग, क्या मिलेगा यहाँ पे 2.303 लॉग के इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए माइनस, ठीक है, ln लिखा है ना, ln को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो किससे करोगे, 2.303 से ही करोगे। ये लिखा, कैंसिल हो गया, ये यूनिट इतना जो है इसको कैंसिल कर दो आप लोग, लॉग के लॉग ए बचा। देखो सारा कुछ वैल्यू अभी दिया है वही, अभी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मेरे को क्या के का वैल्यू दिया हुआ है, मेरे को पूछा है ए का वैल्यू निकालना है। सिंपल, इसको एज इट इज़ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, जो राइट हैंड साइड वाला है इसको सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज़ तो सब सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए। गिवन डेटा तो हमने फोड़ के निकाला ही है, ये सब चीज़ जितना भी चीज़ आप क्वेश्चन से तोड़ के निकाल के फोड़ के यहाँ पे रख दोगे, उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूट करना ईजी हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है सब? यहाँ तक हुआ? नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो टाइमलाइन दिखाई देगा आपको वीडियो में चल रहा है, वो टाइमलाइन डालो, कमेंट में बताओ कि भाई नहीं समझ में आया, बता दूंगा, कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। लॉग का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है हमें, कैलकुलेशन का पार्ट है ये, कैलकुलेशन का पार्ट कर लेंगे। 6.98 जो भी आता है आपका एंटी लॉग लगाने के बाद वो वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। चीज़ें समझो इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे। पहले तो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमेशा पढ़ोगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको गिवन वाला जो भी डेटा है मतलब इसको क्वेश्चन से तोड़ के बाहर निकालना है। फिर उसके बाद होता है आपका स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे, है ना, कौन सा वैल्यू आपको चाहिए, ये सब जो भी आप एनालाइज करते हो और उसके बाद आप उसको फॉर्मूला में उतारते हो। चलो ओके। सो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, होगा तो ये लास्ट होगा या एक दो बचा होगा, और कुछ नहीं है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे पता है लंबा जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ डीप में आपको बता दूँ। शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% ऑफ कंप्लीशन। ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। ये मतलब जो फास्ट सॉल्व करते हैं, जिनका प्रैक्टिस है वो वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे मत पढ़ो, ब्रेक में पढ़ो। कैसा? शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोल रहा है? मुझे शो करना है दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% रिएक्शन जब भी मेरा कंप्लीट होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इस 3 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड, मतलब इस 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। सो फॉर 99% ऑफ कंप्लीशन हम ले लेंगे। पहला तो भी मैंने क्या बताया आपको, हमेशा 100 ले लो, बाद में उससे माइनस कर दो, बराबर मैंने बताया आपको। सेकेंड या सम जो भी था उसी में बता दिया था मैंने आपको। सो ये निकाल दिया, टाइम टी का निकाल दिया, बोला 90% पे मतलब जो भी है आपका 100 से माइनस कर दो। 90% पे ए नॉट बोल दिया। ये फाइनल वाला पूछ रहा है, मतलब टाइम टी पूछ रहा है। ये 90% मतलब इनिशियल का बता रहा है, लिख दिया। फॉर्मूला है मेरे पास, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। टी का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू जो भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। सो देखो यहाँ पे, सॉरी के का वैल्यू दिया नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ए नॉट का वैल्यू दिया है, ए टी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सो एज इट इज़ आपने लिख दिया। अभी इसमें क्या होना है, देखो ये वाला पार्ट देखो, T1 T2 आर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% एंड ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। ये वाला पार्ट समझ गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। 99% एंड द 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। 2 टाइम पूछ रहा है, अलग अलग टाइम का, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। ये कांस्टेंट हुआ कैंसिल। T1 अपॉन T2 का डाल दिया आपने, लॉग 1000 हो गया, लॉग 10 हो गया। अभी इसका क्या हो जाएगा, लॉग 10 to the base 10 1 होता है, मतलब ये कितना हो गया, ये आपका हो गया
3 log 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो log 10 to the power 3। ये परफेक्ट स्ट्रक्चर है मतलब लिखने के लिए, यानी 3 log 10 आंसर आ गया आपका 3 आ गया। ओके, सो ये लिखा आपने, और उसके बाद 3 log 10 इसका ये हुआ T1 इज इक्वल्स टू 3 T2, मतलब 3 टाइम्स के लिए पूछा है ना उसने। हाँ, तो 3 T2 आ जाएगा आपको। 3 log 10 इज इक्वल्स टू 3 log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 1 होता है आपका। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 टाइम द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ओके, अंडरस्टूड, वेल डन, गुड एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, गर्ल्स एंड बॉयज, सब समझ में आ रहा है। एंड ऑफ द स्लाइड एंड वी आर डन विद द टुडेज लेक्चर। सो वी हैड completed almost the basic concepts of the numerical. So I hope that you are like almost done with the concepts, like how to implement for the numericals. Like the first stage is to read the proper problem statement what it is given into your numerical. Then the second step is to take out the values, analyze the given values. आपको क्या करना है, तोड़ना है क्वेश्चन को, you have to break down the questions and just fetch the values from that questions. So alright, so this step is also clear. After that, the step is to analyze and put that into the proper formulas. So for that you need to know the proper formulas, like the energy activation formula, like how you will calculate the constant, how you will calculate like the half lifetime period, proper time period for the first order reaction. So it may differ for the condition, right, in a different various conditions. So the thing is that you have to be ready with your formulas, and the like as I show you the proper step how to implement that. Like first you have to break down the properly, you have to read the problem statement, then break down, fetch the values, analyze and put that into the proper formulas. So if you apply this process in your day-to-day life, in your thoroughly life, then I am damn sure that it would be really easy to implement and solve such types of numericals in your day-to-day life, and for your exam point of view also it would be beneficial. So guys, this is important for you to remember the formulas. Okay, so always try to understand by the logical concepts, try to see that from your textbook how it has been solved from the basics, from the scratch. Okay, so because it